नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर, आपके साथ न्यूज़ रूम में बात करेंगे एमपी की कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। देश में स्वच्छता का पंच लगाने वाले इंदौर ने एक और बड़ा कदम उठाया है। देव गुराड़िया स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड के 15 एकड़ क्षेत्र में बायो सीएनजी प्लांट लगाया गया है। इसमें नगर निगम का एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ है। इसे दिल्ली की कंपनी ने 150 करोड़ रुपए में तैयार किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को इसका वर्चुअली उद्घाटन भी करेंगे। बायो सीएनजी प्लांट में 550 टन वेस्ट से 19,000 किलोग्राम बायो सीएनजी तैयार होगी। यह सीएनजी फल, सब्जी, खराब खाना, हरी पत्ती और फूलों के वेस्ट से तैयार होगी। वहीं इससे शहर में 400 सिटी बसों को भी चलाया जाएगा। पहले चरण में 55 सीएनजी बसें इसी महीने से चलने लगेगी। वहीं डीजल से चलने वाली बसों में बदलाव कर उनके इंजन को सीएनजी से चलने लायक बनाया जाएगा। वहीं इस प्लांट के बाद नगर निगम का गीले कचरे के निपटान पर होने वाला खर्च भी बचेगा। वहीं हर साल मशीनरी, कर्मचारियों, केमिकल रखरखाव सहित अन्य मामलों पर होने वाला खर्च भी इससे बचेगा। वहीं इन पर सालाना करीब 150 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। देश भर में अब वेस्ट टू वेल्थ आधारित कचरा निपटान पद्धति पर काम किया जा रहा है, जिसमें इंदौर सबसे आगे है। वहीं बायो सीएनजी प्लांट की लगाने वाली कंपनी नगर निगम को 20 साल तक 2.5 करोड़ रुपए प्रीमियम हर साल, ये लगभग जो अमाउंट है, ये प्रीमियम हर साल देगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है इंदौर वासियों के लिए कि इंदौर फिर एक बहुत बड़ा जो है सीएनजी के चलते ये काम करने जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। वहीं सीएम शिवराज बैठक में वर्चुअली हिस्सा ले रहे हैं। पिछली कैबिनेट बैठक में ही सीएम शिवराज ने वर्चुअली मीटिंग लेने के निर्देश दिए थे, लेकिन इस बार वे खुद कोरोना से पीड़ित हो गए हैं, इसीलिए वे वर्चुअली ही मीटिंग ले रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार नर्मदा एक्सप्रेसवे को फीडर रूट्स के जरिए प्रदेश के भोपाल, इंदौर समेत 7 जिलों को जोड़ने जा रही है। वहीं इस बारे में चल रही कैबिनेट की बैठक में 906 किलोमीटर लंबाई वाले इस मार्ग के बारे में फैसला लिया जाएगा। यह मार्ग मध्य प्रदेश के अमरकंटक से शुरू होकर गुजरात तक जाएगा। यह सड़क भारत माला परियोजना के तहत बनाएगी। वहीं प्रदेश में बनने वाले नर्मदा एक्सप्रेसवे अमरकंटक के कबीर चबूतरा से शुरू होगा, जो डिंडोरी, जबलपुर, ओबेदुल्लागंज, बुधनी, नसरुल्लागंज, संदलपुर, कर्नावद, इंदौर, धार, सरदारपुर से झाबुआ जिले में गुजरात सीमा तक बनेगा। वहीं कैबिनेट में सरकार व्यापम का नाम बदलकर कर्मचारी चयन बोर्ड करने जा रही है। इससे पहले व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड किया गया था। वहीं कैबिनेट में 8 मार्च को विधानसभा में लाए जाने वाले वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुमानित 2.5 लाख करोड़ के बजट पर मंत्रियों से सुझाव भी लिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर पर। भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहन कैसे होंगे, उनमें क्या क्या कंपोनेंट लगेंगे, यह देखना जानना हो तो अप्रैल के अंत तक इंतजार करना होगा। इंदौर में 27 से 29 अप्रैल तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऑटो एक्सपो का आयोजन होगा। प्रदेश में पहली बार इंदौर में हो रहे इस ऑटो एक्सपो में देश दुनिया की 200 से अधिक कंपनियां हिस्सा लेंगी। वहीं इस ऑटो एक्सपो में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। एक्सपो में जो है वो ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां भी बड़ी संख्या में यहाँ शामिल होने जा रही हैं। वहीं वाहनों की नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक वाहनों की है। चूँकि इंदौर और पीथमपुर में वॉल्वो, आयशर, फोर्स मोटर्स सहित कई बड़ी कंपनियां ऑटो प्रोडक्शन कर रही हैं, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोडक्शन की संभावनाएं भी तलाशी जाएगी। ऑटो एक्सपो की तैयारियों को लेकर अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। साथ ही पीथमपुर स्थित नेशनल ऑटो ट्रैक पर होने वाला यह एक्सपो MPSIDC की ओर से किया जाएगा। इस ऑटो एक्सपो में नई गाड़ियों के मॉडल प्रदर्शित होंगे। वहीं पीथमपुर में ऑटोमोबाइल से जुड़ी कई इकाइयां वर्षों से काम कर रही हैं। वहीं 150 से ज़्यादा छोटी बड़ी कंपनियां गाड़ियों के कलपुर्जे, टायर, ट्यूब से लेकर अन्य उपकरणों का निर्माण भी वहां किया जा रहा है। वहीं आयशर सहित अन्य वाहन कंपनियों द्वारा स्कूटर से लेकर मल्टी एक्सल ट्रकों का निर्माण भी पीथमपुर में किया जाता है। पीथमपुर में ही नेटवर्क्स के तहत ऑटो टेस्टिंग ट्रैक भी बनाया गया है, जहां पर नए वाहनों की टेस्ट ड्राइविंग होती है। अब पहला मौका है जब देश विदेश की ऑटोमोबाइल से जुड़ी कंपनियां इस ऑटो एक्सपो में शामिल होने जा रही है।
वहीं MPSIDC के MD रोहन सक्सेना के मुताबिक इस ऑटो एक्सपो के आयोजन से ऑटोमोबाइल कंपनियों और स्थानीय ऑटो कंपोनेंट से जुड़ी कंपनियों को बेहद फायदा होगा और ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंदौर पीथमपुर देश और दुनिया के नक्शे पर भी उभरेगा। इसके अलावा 200 से अधिक कंपनियों को आमंत्रित यहाँ किया जाएगा। इसे अंतिम रूप अभी दिया जा रहा है। वहीं पीथमपुर को ऑटो कंपोनेंट हब के रूप में भी तैयार किया जा रहा है, जबकि इंदौर के पोलो ग्राउंड और सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र में भी कई छोटी बड़ी ऑटो कंपोनेंट फैक्ट्रियां हैं जिनमें अरबों रुपयों का कारोबार होता है। इन कंपनियों के लिए यह ऑटो एक्सपो बूस्टर का काम करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर पर। इंदौर के देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर जल्द ही नया VIP लाउंज बनेगा। इससे अब यात्रियों की परेशानी कम होगी। यह लाउंज पुराने टर्मिनल भवन के स्थान पर बनेगा। इसके साथ ही नए एयरपोर्ट के काम को भी गति मिलेगी। इस मामले में सांसद शंकर लालवानी ने नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से 10 फरवरी को मिलकर पुराने टर्मिनल भवन में VIP लाउंज, मीटिंग रूम, एंट्री वेटिंग लॉबी के निर्माण एवं नए एयरपोर्ट के काम को गति देने का अनुरोध किया था। सांसद द्वारा उठाई गई इन मांगों को सिंधिया ने प्राथमिकता पर रखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI की 15 फरवरी को हुई बोर्ड बैठक में रखा था, जिसे स्वीकृति दे दी गई है। वहीं सांसद लालवानी ने बताया कि इंदौर एयरपोर्ट पर अक्सर VIP मूवमेंट होता है। इस कारण यात्रियों को कई परेशानियां होती है। कई यात्रियों ने शिकायत की थी कि VIP के स्वागत में आने वाली भीड़ एवं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से कई दिक्कतें होती है, जैसे कि कई बार फ्लाइट छूटने की नौबत तक आ जाती है। इसलिए VIP लाउंज की आवश्यकता थी। लालवानी ने इंदौर के नए एयरपोर्ट के बारे में बताया कि इस काम को भी गति प्रदान करने का आश्वासन मंत्री सिंधिया ने दिया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी धन्यवाद दिया है। रुक करते हैं अगली खबर का। MP बोर्ड की 10th की एग्ज़ाम शुक्रवार से शुरू हुई। वहीं पहला पेपर शुरू हुआ। पहला पेपर हिंदी का रहा। इंदौर में 43,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम देने के लिए 146 एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं। सुबह 8:30 बजे से स्टूडेंट्स एग्ज़ाम सेंटरों पर पहुंचने लगे हैं। वहीं कई स्टूडेंट्स को पेरेंट्स एग्ज़ाम सेंटर छोड़ने भी आए। वहीं कोविड को लेकर एग्ज़ाम सेंटरों पर सतर्कता देखी गई। एक स्टूडेंट की थर्मल स्क्रीनिंग कर उन्हें एंट्री दी गई। वहीं रोल नंबर, पानी की बोतल, सैनिटाइज़र के अलावा स्टूडेंट्स को कुछ भी एग्ज़ाम रूम में ले जाने की परमिशन नहीं दी गई है बोर्ड की तरफ से। बढ़ते हैं अगली खबर पर। MP में बिना परमिशन बिल्डिंग के अवैध हिस्से को वैध कराने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग पहल कर रहा है। इस अवैध हिस्से को कंपाउंडिंग शुल्क देकर वैध कराया जा सकता है। इसके लिए 28 फरवरी तक आवेदन करना होगा। यानी कि जो अवैध निर्माण है उसको वैध कराने के लिए 11 दिन बाकी बचे हुए हैं। कुल निर्माण का 30% तक का हिस्सा वैध कराया जा सकता है। सरकारी कंपाउंडिंग शुल्क में 20% तक की छूट भी दे रही है। सरकार की तरफ से ये शुल्क जो है 20% तक अभी मिल रहा है। वहीं 15 से 31 जनवरी के बीच निकाय ने लोगों को आवेदन करने के लिए प्रेरित किया। वहीं छूट के बारे में बताया। बाकी 28 फरवरी तक यह प्रोसेस चलेगी। लोगों को अपने अवैध हिस्से को वैध कराने के लिए संबंधित नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद में आवेदन करना होगा। निर्धारित MOS से अधिक निर्माण होने पर तय गाइडलाइन की 5% राशि चुकाकर 10% निर्माण वैध होगा। वहीं 10 से 20% तक और 20 से 30% निर्माण वैध कराने के लिए 10% राशि कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से चुकानी होगी। इस राशि में सरकार 20% की छूट दे रही है। वहीं क्या है ये कंपाउंडिंग? ये कुछ इस तरह से है कि यदि आपने कोई निर्माण किया है, उसमें कुछ हिस्सा ऐसा है जिसकी परमिशन नगर निगम से नहीं ली गई है, तो वह कंपाउंडिंग कहलाता है। इसे अवैध निर्माण भी कहते हैं। इसलिए इसे अगर आप वैध कराना चाहते हैं तो अभी कुछ ही दिन शेष जो है बचे हैं, इसमें आप नगर निगम में जाकर इसको वैध करा सकते हैं कुछ राशि देकर। तो करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद अब मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। यह जानकारी उन्होंने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। उन्होंने लिखा है कि मैंने कोरोना टेस्ट कराया था, जिसमें पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्री बुधवार को रविदास जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल भी हुए थे। मतलब कि कोरोना जो है अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी ये वायरस इस तरह के आयोजनों से एक से दूसरे में फैल रहा है, तो ज़रूरी है सतर्कता की। रुक करते हैं अगली खबर का।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जर्नलिस्ट ऑफिसर के 500 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कैंडिडेट से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक कैंडिडेट्स 22 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं इनकी जो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर मांगी जा रही है वो कैंडिडेट से मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन CA की डिग्री हासिल की हो। उसके अलावा विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहीं इसमें जो आयु सीमा है, सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स की आयु सीमा 25 से 38 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं आरक्षित वर्ग कैंडिडेट्स को सरकारी नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। बाकी खबरों के लिए आप बने रहे MP न्यूज़ के साथ। नमस्कार। MP की नब्ज MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज़ TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज़ TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।